चलिए साहब, अब हम प्रारंभ करते हैं मानव जनन तंत्र, और इसे हम 2 लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे बोर्ड के पर्पज से। ठीक है साहब। मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, सबसे पहले हम मानव की बात करते हैं। ये लीजिए साहब, मानव। तो आप जानते ही हैं मानव के अंदर कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। मानव के अंदर लैंगिक जनन होता है साहब। और जो मानव है वो सजीव प्रजक है। सजीव प्रजक बोले तो जो बच्चे पैदा करता है, सजीव को जन्म देता है। ठीक है साहब। और ऐसे को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? जरायुज प्राणी। एक होते हैं वो जो अंडे देते हैं, उन्हें अंडज बोलते हैं, और एक वो जो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें जरायुज बोलते हैं। तो मानव के अंदर कौन सा जनन है साहब? लैंगिक जनन। और कैसा है वो? सजीव प्रजक प्राणी है या जरायुज प्राणी है। अगर हम एक आउटलाइन देखें जनन घटना, और जनन घटना को हम कुछ ऐसे देख सकते हैं। देखिए साहब, जनन घटना है तो क्या होगा? पहले युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन। ठीक है साहब। अब युग्मक अगर बनना है तो एक बनेगा पुरुष के अंदर और एक बनेगा स्त्री के अंदर। तो ये हुआ साहब, एक तो पुरुष में बनेगा युग्मक और एक किसमें बनेगा? स्त्री में। पुरुष में जो युग्मक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं साहब? शुक्राणु। आप सभी जानते हैं शुक्राणु को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है साहब। और स्त्री, स्त्री के अंदर कौन बनेगा? अंडाणु। ये भी जानते हैं साहब आप। और दूसरे शब्दों में इसे क्या बोलेंगे? ओवम। ठीक है। अब अगर हम इनकी कैपेसिटी की बात करें कि ये कब तक बनते रहते हैं, तो शुक्राणु जो है वो जीवन पर्यंत बनते रहते हैं। कैसे बनते रहते हैं साहब? जीवन पर्यंत। ठीक है, ये बंद नहीं होते। जबकि अगर अंडाणु की बात करें, एक स्त्री के अंदर गैमेट या युग्मक बनने की बात करें, तो ये लगभग 50 वर्ष की आयु पे क्या हो जाते हैं साहब? समाप्त हो जाते हैं बनना। ऐसा क्यों होता है ये सब हम आगे इसमें पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन। और वीर्य सेचन क्या है साहब? आप सबके सब जानते हैं। स्त्री जनन पथ में, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण। शुक्राणुओं का स्थानांतरण क्या कहलाता है साहब? वीर्य सेचन। जनन पाथ में पहुंचा दिया है। ठीक है। अब वहां पे क्या होगा? निषेचन। अब क्या आप जानते हैं निषेचन जो है वो क्या बोलते हैं? निषेचन को युग्मकों का संलयन। युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है साहब? निषेचन कहलाता है। इसके बाद निषेचन हो गया तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या मैं उसे युग्मनज बोल दूं साहब? बिल्कुल। और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? जाइगोट का निर्माण। ये हो गया आप जाइगोट का निर्माण। ठीक है साहब। उसके बाद जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में बहुत सारे डिवीजन होंगे, यानी कि विभाजन होएगा, और क्या बनेगी वहां पे? कोरक पुटी। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये हम एक आउटलाइन या रूपरेखा देख रहे हैं इस चैप्टर की। कोरक पुटी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं साहब? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की क्या होगी साहब? रचना होगी। एज इसी के साथ साथ इसका क्या होगा? परिवर्धन होगा। ठीक है। कब? युग्मनज के बाद। और जब इसकी रचना और परिवर्धन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा साहब? उसके बाद इसे अंतररोपण होना है। अंतररोपण। और अंतररोपण कहाँ होगा? ये गर्भाशय की दीवार में चिपक जाना, क्योंकि वहीं पे बच्चा बनने वाला है साहब। अब जो कोरक पुटी है वो गर्भाशय की दीवार में साहब चिपक चुकी है, अंतररोपण हो चुका है। तो इसके बाद क्या होगी? एक गर्भावधि आएगी। ठीक है। जैसे सामान्यतः 9 महीने बोलते हैं कि नहीं बोलते। और इस गर्भावधि के अंदर क्या होगा? भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि भ्रूण का। ठीक है। और सबसे लास्ट में जब 9 महीने हो जाएंगे साहब तो क्या होगा? प्रसव हो जाएगा। और प्रसव से क्या होगा साहब? बेबी का जन्म हो जाएगा, यानी शिशु का जन्म हो जाएगा। ये लीजिए साहब, शिशु का जन्म। यशु नहीं है, शिशु है साहब, शिशु का जन्म। ठीक। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक रूपरेखा बन चुकी है मानव जनन घटना। इसमें युग्मक जनन यानी कि युग्मक का बनना। तो सबसे पहले किसके अंदर बना है? पुरुष के अंदर, एंड देन स्त्री के अंदर। सबसे पहला नहीं है, मतलब पुरुष के अंदर भी युग्मक बनेगा और स्त्री के अंदर भी बनेगा। पुरुष के अंदर युग्मक को हमने क्या बोला है? शुक्राणु। और स्त्री के अंदर अंडाणु। तो पुरुष जनन तंत्र हमें पढ़ना है। ये कहाँ उपस्थित होता है साहब? श्रोणि क्षेत्र में। कहाँ पे उपस्थित है ये? श्रोणि क्षेत्र। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इसे मैं बोलूंगा कि ये उपस्थित है साहब पेल्विस रीजन। किसमें उपस्थित है? पेल्विस रीजन। ठीक है। क्या क्या आता है साहब इसके अंदर? एक जोड़ी विर्सड आते हैं, जिन्हें हम दूसरे शब्दों में टेस्टिस बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक जोड़ी विर्सड। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूँ मैंने? टेस्टिस। और साथ साथ में कौन आएंगे यहाँ पे? सहायक नलिकाएं। कौन आएंगी? सहायक
नलिकाएं। एक जोड़ी ग्रंथि होती है साहब, एक जोड़ी ग्रंथि, और इसी के साथ साथ आते हैं यहाँ पे बाह्य जननेंद्रिया। ठीक है, ये सारा का सारा पोर्शन जो है हम मानव जनन तंत्र के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये पेल्विस रीजन में उपस्थित है। एनसीईआरटी के डायग्राम से इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का चित्र हमने ले लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मूत्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, शुक्रवाहक, प्रोस्टेट, पेनिस। ठीक है, ये सारे के सारे हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि मूत्राशय, मूत्रवाहिनी ये सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब एक्सक्रीशन का पार्ट है, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है, जो आपने 11th में पढ़ लिया होगा। ठीक है साहब, चलिए तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे विरसड़ से। आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं विरसड़। ठीक है, विरसड़ को दूसरे शब्दों में हम टेस्टिस बोलते हैं कि नहीं बोलते। विरसड़ की अगर बात करें तो इनके अगर आकार की बात की जाए तो ये अंडाकार होते हैं। कैसे आकार में होते हैं साहब? अंडाकार में होते हैं। इनकी लंबाई जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और अगर यहीं पे चौड़ाई की बात करें तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो इसके अंदर हमें 250 कक्ष, टेस्टिस के अंदर 250 कक्ष क्या रहते हैं? उपस्थित होते हैं, जिन्हें विरसड़ पालिका कहते हैं। और विरसड़ किस में उपस्थित है? जिसमें विरसड़ उपस्थित हैं एक थैले लाइक संरचना, जैसे हम क्या बोलेंगे? विरसड़ कोष। आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है? विरसड़ कोष है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं स्क्रोटम। अब विरसड़ कोष कहाँ पे है? तो विरसड़ कोष उदर गुहा के बाहर उपस्थित होती है। क्या काम है साहब इसका? अब उदर गुहा के बाहर है तो शरीर का जो तापमान है, शरीर के तापमान से, या शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होती है। सर इससे क्या होगा? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कम है तो इससे क्या होगा? ये जरूरी है शुक्राणु जनन के लिए। शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणु का बनना। और शुक्राणु कौन है? नर युग्मक। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने बात की है विरसड़ पालिका की, जो कि इस चित्र के अंदर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं विरसड़ पालिका। ये आपको इस चित्र के अंदर क्लियरली दिखाई दे रही है विरसड़ पालिका। अगर विरसड़ पालिकाएं की बात की जाए तो आप जानते ही हैं यहाँ विरसड़ के अंदर कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष होते हैं। उन 250 कक्षों में 1 से 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं क्या होती हैं साहब? उपस्थित होती हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनकी अगर मैं बात करूं तो इसका भीतरी भाग दो प्रकार की कोशिकाओं से क्या रहता है साहब? आस्तरित रहता है या स्तरित रहता है। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? क्या आप जानना चाहेंगे? जरूर साहब। तो पहली जो मिलेगी आपको, ये मिलती है नर जर्म कोशिका। दूसरे शब्दों में नहीं बोला जाता है शुक्राणुजन, और शब्दों में और क्या बोल सकते हैं इसे हम? स्पर्मेटोगोनिया। ये सब एक ही के नाम है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है साहब, क्या काम है स्पर्मेटोगोनिया का? अगर इनका पूछा जाए, इनका फंक्शन क्या है? शुक्राणु का निर्माण। अर्धसूत्री को इंग्लिश में आप जानते हो क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी आपको सर्टोली कोशिकाएं। और सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम है? ये जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे देखा था 250 कक्ष होते हैं विरसड़ पालिकाएं। इन विरसड़ पालिकाओं को मैंने चित्र में, दूसरे चित्र से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही विरसड़ पालिकाएं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 इनके अंदर उपस्थित होती हैं, और ये इनको आस्तरित करती हैं 2 कोशिकाएं, एक नर जर्म सेल और दूसरी सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है साहब, आगे चलें। अब ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। इनको अगर हम देखें तो इनके बाहरी क्षेत्र को, किसको? बाहरी क्षेत्र को अंतराली कोशिकाएं, या मैं बोलूं अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इनके बाहरी क्षेत्र में जो शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र है उसे अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं।
छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं, यानी कि दूसरे शब्दों में बोलें तो ब्लड वेसल्स, और अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका, अंतराली क्यों? क्योंकि जो अंतराली अवकाश में प्रेजेंट है, उपस्थित है अंतराली कोशिका। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं लीडिंग कोशिका होती है, लीडिंग कोशिका होती है। ये आप ध्यान रखना साहब, आगे और पढ़ेंगे नहीं हम। अन्य कोशिका भी यहाँ पे उपस्थित होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी सी है, अन्य कोशिका उपस्थित, और जिनका कार्य क्या है? इनका कार्य होता है प्रतिरक्षात्मक, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी। ठीक है साहब। तो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि बाहरी क्षेत्र अंतराली अवकाश के हिसाब से हमने यहाँ पे विर्सड को पढ़ लिया है, जो जो इसके अंदर है। अगर आपको थोड़ा सा और समझना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। विर्सड जो है वो अंडाकार है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 250 कक्ष उपस्थित हैं। विर्सड पालिका कहाँ उपस्थित होता है सब? विर्सड उदर गुहा के बाहर। ठीक है, उदर गुहा के बाहर उपस्थित है। उसका टेम्परेचर जो है तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। अब वो जो 250 कक्ष हैं उनके अंदर 1 से 3 अतिकुंडली शुक्रजनक नलिकाएं हैं। ठीक है, शुक्रजनक नलिकाओं 2 प्रकार की कोशिकाओं से आश्रित रहती है, एक नरजनम कोशिका, दूसरी सर्टोली कोशिका, और इनके बाहरी क्षेत्र में अवकाश रहता है, जिसे हम अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अब अंतराली कोशिका जो है वो स्रावण करती हैं साहब एंड्रोजन हार्मोन का। तो अंतराली कोशिका एंड्रोजन हार्मोन को क्या करती हैं? संश्लेषित व स्रावित करती है, संश्लेषित व स्रावित करती है। ठीक है सर, चलिए साहब। और अब हम बात करते हैं पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं की। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं में कौन कौन सा पार्ट आता है सर? ठीक है, तो इसके अंदर आती हैं विर्सड जालिकाएं। ये सब आपको चित्र में देखने को भी मिलेगा, एक बार लिख देते हैं फिर चित्र दिखाते हैं आप। विर्सड जालिका, दूसरे शब्दों में इन्हें बोला जाता है रेटेड टेस्टिस। विर्सड जालिका के बाद आती हैं शुक्रवाहिकाएं, दूसरे शब्दों में इन्हें बोला जाता है वास एफरेंसिया। शुक्रवाहिकाओं के बाद आते हैं अधिविर्सड, और अधिविर्सड को दूसरे शब्दों में बोला जाता है एपिडिडाइमिस। और सबसे लास्ट जो नलिका है वो है शुक्रवाहक, बोला जाता है दूसरे शब्दों में वास डिफरेंस। ये आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। विर्सड पालिकाएं, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस व एपिडाइमिस। देखिए कैसे, एक बार पाथवे अगर हम देखना चाहें तो ये पाथवे कैसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म विर्सड जालिका में आएगा सर, विर्सड जालिका से शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से अधिविर्सड, और अधिविर्सड से फिर किस में आ जाता है? शुक्रवाहक में। तो ये ऐसे पाथवे हो रहा है कि नहीं हो रहा? और शुक्रवाहक से फिर यहाँ पे आपको मिलेंगे साहब प्रोस्टेट, शुक्रास, शुक्रास है प्रोस्टेट, और फिर बल्बो यूरेथ्रल कंदमूल पत्र ग्रंथि। ठीक है, ये इनके सिक्रेशन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे जो श्रावण है इनके मिक्स हो जाएंगे, और ये यूरेथ्रा के द्वारा फिर क्या कर दिया जाएगा? पास आउट कर दिया जाएगा, बाहर जो है नरयुग्मक आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इन सब के हम काम पढ़ेंगे अभी आगे। ये मैंने एक जनरल रफ आइडिया दे दिया आपको कि कैसे स्पर्म जो है या नरयुग्मक बाहर आता है। ठीक है सर, चलिए अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। साहब हमने चित्रात्मक तो आपको बता ही दिया है, जो नरयुग्मक का पाथवे है एक बार हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आप जानते हैं कहाँ पे आएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, या फिर मैं बोलूँ वहीं से निकलेगा साहब, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद एंट्री होती है साहब रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस के बाद आएगा शुक्रवाहिका में, दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? वास एफरेंसिया। शुक्रवाहिका के बाद आएंगे साहब अधिविर्सड में, और अधिविर्सड से आते हैं फिर शुक्रवाहक, और शुक्रवाहक से एंट्री लेंगे ये कहाँ पे साहब? स्खलन वाहिनी, और स्खलन वाहिनी से लास्ट में मूत्र मार्ग में आ जाते हैं साहब ये, दूसरे शब्दों में यूरेथ्रा बोलेंगे एंड देन पेनिस, अगर मैं बोलूँ सिस्न। ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्खलन वाहिनी की। शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर क्या करते हैं साहब? स्थानांतरण करते हैं। ये इनका एक पाथवे है स्पर्म को बाहर भेजने। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिस्न के बारे में, पेनिस के बारे में। सिस्न जो है साहब ये एक बाहरी जननेंद्रिय है, और ये एक विशेष प्रकार के ऊतक से बनी होती है। यहाँ पर मैं बोलूँ विशेष प्रकार के ऊतक मिलते हैं, विशेष प्रकार के ऊतक मिलते हैं जो इरेक्शन करवाते हैं सर, जो क्या करवाते हैं? इरेक्शन करवाते हैं। सिस्न के अंतिम भाग को, सिस्न का जो अंतिम भाग है उसे क्या बोला जाता है? मुंड।
या दूसरे शब्दों में मैं उसे क्या बोल सकता हूँ, ग्लांस, ठीक है, मुंड या ग्लांस पेनिस, ढीली त्वचा से ढका होता है, जैसे अग्रछद या फोर स्किन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं की, और अब हम बात करेंगे पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियां। पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक जोड़ा शुक्राशय का मिलेगा सर, इसी के साथ साथ एक प्रोस्टेट ग्रंथि भी मिलेगी, ध्यान रखना जोड़ी नहीं है सर, ठीक है, और एक जोड़ी या एक जोड़ा मिलेगा आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां, जिनका स्राव होता है सर, और ये बनाते हैं शुक्रिय प्लाज्मा, इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूँ मैं, सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, ये लिख भी देता हूँ, ये लीजिए सर, का निर्माण करते हैं। अब ये जो शुक्रिय प्लाज्मा या सेमाइनल प्लाज्मा है, इसके अंदर कंपोनेंट क्या है, घटक क्या है, तो आप याद रखना साहब, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा फ्रक्टोज, जो कि फल की शर्करा होती है, कैल्शियम, फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम भरपूर होता है। तो ये जो तीनों ग्रंथियों ने स्राव किए उसके अंदर क्या क्या है, फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और एंजाइम है, जो कि किसके अंदर है, शुक्रिय प्लाज्मा या सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर। अब इसमें जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसका जो स्राव है लुब्रिकेशन प्रदान करता है, कब, जब मैथुन हो रहा होता है सर, तो ये लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। चलिए सब यहाँ पे आपके नर जनन तंत्र की बेसिक बातें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, हालांकि अभी हमने ये नहीं देखा है कि नर युग्मक कैसे बना, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब हम जनरल बातें कर लेते हैं स्त्री जनन तंत्र के बारे में, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साहब स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंदर एक जोड़ी आपको अंडाशय देखने को मिलेंगे सर, एक जोड़ी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को दूसरे शब्दों में आप सब जानते हैं फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं सर, ठीक है, एक गर्भाशय, जोड़ी नहीं है याद रखना, यानी कि दो नहीं है, सिर्फ गर्भाशय एक है, अंडवाहिनी दो, अंडाशय भी दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक गर्भाशयी ग्रीवा, जिसे दूसरे शब्दों में बोला जाता है सर्विक्स। तो आप पूछेंगे सर गर्भाशय को दूसरे शब्दों में यूटेरस बोला जाता है, यूट्रस, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक योनि दूसरे शब्दों में बोले तो वेजाइना देखने को मिलेगी। जैसे नर जनन तंत्र में था वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको बाहा जननेंद्रिय देखने को मिलेंगे, दूसरे शब्दों में इन्हें बोला जाता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडाशय की, क्योंकि सबसे पहले अंडाशय दिए हुए हैं, ठीक है, तो साहब हम भी बात करते हैं अंडाशय की। क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अंडाशय, बिल्कुल साहब, ये हमें यहाँ पे डिंब ग्रंथि या अंडाशय दिखाई दे रहे हैं और ये वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो सबसे पहले अंडाशय के बारे में बात करते हैं। अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है, जैसे नर जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन थे साहब, वृषण, ऐसे ही स्त्री जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है साहब, अंडाशय, और बाकी जितनी भी सहायक ग्रंथियां और सहायक नलिकाएं हैं वो सब सेकेंडरी है, ठीक है, यहाँ द्वितीय। अब प्राथमिक लैंगिक अंग है, क्यों है साहब, क्योंकि ये अंडाणु का निर्माण करते हैं, जो कि हम चैप्टर के स्टार्टिंग में देख सकते हैं, ठीक है, अंडाणु का निर्माण। और क्या काम है साहब इनका, ये सिक्रेट करते हैं अंडाशयी हार्मोन, यहां मैं इन्हें बोलूं स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है सर। इसकी लंबाई जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर है, अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए आपको स्थिति, लोकेशन, तो ये श्रोणि भित्ति और गर्भाशय स्नायु द्वारा जुड़ा होता है सर, गर्भाशय स्नायु द्वारा जुड़ा, स्नायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं साहब, लिगामेंट। और अंडाशय के बारे में बात करें, पूरा अंडाशय एपिथेलियम टिश्यू है साहब, ऊतक एपिथेलियम, आपने 9th में 11th में पढ़ा होगा,
एपिथेलियम से ढका होता है अंडाशय। इस एपिथेलियम से ओवेरियन स्ट्रोमा जुड़ा होता है, और ये ओवेरियन स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइड है, एक कॉर्टेक्स एंड सेकेंड इज मेड्यूला। तो जो आंतरिक मध्यांश है, या फिर मैं बोलूं आंतरिक मध्यांश, मेड्यूला को हिंदी में क्या बोलते हैं साहब? मध्यांश बोलते हैं। ये कौन हो गई साहब? मेड्यूला। और एक है पोरिफेरल कॉर्टेक्स, यहाँ इसे ही बोल सकते हैं परिधीय बलकुट, परिधीय बलकुट। अब अंडाशय से ओवम आएगा साहब, अंडाणु आएगा, और अंडाणु आएगा तो ये देखिए कहाँ गिर रहा है, ये झालर पर या झिल्लरी पर। अब झिल्लरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अंगुली सदृश प्रोजेक्शन, अंगुली सदृश प्रोजेक्शन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? झिल्लरी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में फिम्बरी बोलते हैं। क्या काम है इनका? इनका काम है साहब उत्सर्जित अंडाणु को कलेक्ट करना या संग्रह करना, उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में सहायक। अब फिम्बरी से होता हुआ ये किसमें आएगा? अंडवाहिनी नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं साहब? 3 है। कीपक, ये कीपक होता है, ठीक है। तो कीपक, और कीपक में जो है वो क्या है? कीट के आकार का होता है। कैसे होता है ये? कीट के आकार का, ठीक है। एम्पुला या तुम्बिका को हम, ये एक चौड़ा भाग है साहब, एम्पुला या तुम्बिका जो है वो क्या है? एक चौड़ा भाग है। और फिर हम बात करते हैं संकीर्ण या स्थिम, अंतिम पार्ट है, या मैं बोलूं अंतिम संकीर्ण पथ किसका? फैलोपियन ट्यूब का। स्थिमस जंक्शन पर ही, स्थिमस संधि पर ही क्या होता है साहब? निषेचन होता है, जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भाशय, वुम्ब या फंडस। गर्भाशय की अगर मैं बात करूं तो इसे हम बच्चादानी बोलते हैं कि नहीं बोलते? गर्भाशय को क्या बोलते हैं साहब? बच्चादानी, या दूसरे शब्दों में से हम क्या बोलते हैं? वुम्ब बोलते हैं। गर्भाशय का आकार कैसा होता है साहब? उल्टा नासपाती। गर्भाशय जो है वो सुरोड़ी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। किसमें खुलता है साहब? योनि में खुलता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? ग्रीवानाल या सर्वाइकल कैनाल, ठीक है साहब। अब गर्भाशय भित्तियों की बात करते हैं, तो ये गर्भाशय का अंत स्तर जो सबसे अंदर की तरफ है, इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है, या दूसरा नाम एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है ये एक आंतरिक ग्रंथिल स्तर है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है आर्तव चक्र के दौरान, इसी में क्या होते हैं साहब? चक्रीय परिवर्तन। दूसरा हम बात करते हैं गर्भाशय पेशी स्तर की। गर्भाशय पेशी स्तर को दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। यह मोटी पेशी स्तर है, ठीक है साहब। और इसी में प्रसव के दौरान काफी तेज संकुचन होता है। ग्रीवानाल और योनि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं साहब? बर्थनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बर्थनाल। तीसरी लेयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है परिगर्भाशय, ठीक है। परिगर्भाशय को दूसरे शब्दों में बोला पैरामेट्रियम।
पैरामेट्रियम एक पतली झिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो 3 लेयर हैं गर्भाशय के, आंतरिक एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चक्रीय परिवर्तन होते हैं, और प्रसव के दौरान जो सबसे तेज संकोचन होता है वो गर्भाशयी पेशी स्तर यानी कि मायोमेट्रियम में होता है, और जो पेरीमेट्रियम है सबसे बाहर की तरफ एक पतली झिल्ली स्तर होता है। ठीक है सर, यहाँ पे हमने पूरे जो स्त्री जनन तंत्र के पार्ट एंड डायग्राम में दिए हुए हैं चित्र में, उन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य जननेंद्रियों के बारे में। ये आप दूसरा डायग्राम देख सकते हैं एनसीईआरटी का। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जगन संघान। ये वसा में ऊतकों से बनी होती है। किससे बनी होती है? वसा में ऊतकों से बनी गद्दी होती है सब। ठीक है, जो कि त्वचा व बालों से ढकी होती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी स्ट्रक्चर बगसेक। बगसेक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप बताएंगे सर? ठीक है, ये एक अंगुली जैसी संरचना है। क्या है ये? अंगुली जैसी संरचना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वृहद भगोष्ठ, और ये ज़्यादा कुछ नहीं, एक मांसल ऊतकों का, मैं वो बोलूँ ऊतकों का मांसल वलन होता है। मांसल वलन, वलन यानी कि फोल्ड, और ये योनि द्वार तक फैला होता है। कहाँ तक फैला होता है साहब? ये योनि द्वार तक फैला होता है। एक है लघु भगोष्ठ, ये भी ऊतकों का एक जोड़ा वलन जो कि बृहद भगोष्ठ के नीचे होता है। और अब हम बात करेंगे साहब योनि द्वार की। योनि द्वार एक पतली झिल्ली के द्वारा कवर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? योनिच्छद बोलते हैं, या योनिच्छद से ढका होता है। योनिच्छद जो है सामान्यतः पहले मैथुन के दौरान फट जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मैथुन के दौरान ही पड़े या संभोग के दौरान। कभी कभी तेज धक्के और टेम्पोन घुसेड़ने या लगाने, अचानक गिरने से भी फट जाता है। और कई बार यौनिच्छद संभोग के बाद भी बना रहता है। संभोग के बाद भी बना रहता है। यौनिच्छद को दूसरे शब्दों में हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? हाइमन। तो यौनिच्छद या हाइमन जो है वो वर्जिनिटी का साइन संकेत नहीं होता, क्योंकि ये संभोग के बाद भी बना हो सकता है, और खेल कूदने में सक्रिय भागीदारी से भी ये ब्रेक हो जाता है। तेज धक्के, टेम्पोन लगाने, घुड़सवारी, साइकिलिंग आदि से ये क्या हो जाता है साहब? ब्रेक हो जाता है। तो इसे हम कभी भी वर्जिनिटी का साइन नहीं मानते। समाज में अफवाह है, उसको दूर होना चाहिए। ठीक है साहब? You say